आइए दोस्तों, आइए तो बायोलॉजी वाले मूड में पहले आ गए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत के, ठीक है, जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे थे और ये समझ रहे थे कि पृथ्वी पर कैसे कैसे जंतु है। और जंतु जगत में जो हम यात्रा शुरू किए थे वे पोरीफेरा से शुरू किए थे और पोरीफेरा से सिलिंट्रेट, प्लेटी हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा तक आए थे। इकाइनोडर्मेटा के बाद जैसे ही हम प्रवेश किए हेमिकोडेटा में, उसमें एक नई तरह की संरचना नोटोकोड आया था। और जब हम कोडेटा फाइलम में पहुंचे तो जीवों में रीढ़ का हड्डी विकास कर गया था। और कोडेटा फाइलम सबसे विकसित जीवों का फाइलम है, वहीं पोरीफेरा सबसे कम विकसित जीवों का फाइलम है। कोडेटा फाइलम के अंतर्गत ही मानव को रखा गया है या मानव है। और कोडेटा फाइलम इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक वर्टिब्रेटा थे, जिसमें ढेर सारे क्लास थे। आज हम वर्टिब्रेटा सब फाइलम जो कोडेटा के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत पाए जाने वाले क्लास और क्लास के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को देखेंगे। और वर्टिब्रेटा सब फाइलम में कुल कितने क्लास हैं? तो 3, 2, 5 क्लास है। कितने क्लास है? 5 क्लास है। पीसेज क्लास, दूसरा है एम्फीबिया क्लास, ये फाइलम नहीं है बल्कि ये क्या है? क्लास है। तीसरा है आपका रेप्टिलिया क्लास, चौथा है आपको एविज क्लास और 5वां है आपका मेमेलिया क्लास। ये 5 क्लास है। ये 5 क्लास है किसमें? तो वर्टिब्रेट सब फाइलम में। और इन जंतुओं के बारे में जानकारी जो हम आपको देंगे वो आपको समझने में थोड़ा आसान होगा इससे पिछले वाले फाइलम की तुलना में। क्योंकि दोस्तों, हम जो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक आए थे उसमें बहुत कम ही जीव हमारे आसपास चारों ओर के वातावरण में रहते थे। अगर इन 5 क्लास को देखें तो हमारा जीवन प्रकृति के जिन जीव जंतुओं के आसपास बीतते हैं उसमें अधिकतर इसी क्लास के होते। अधिकांश जंतु जो है आपको समुद्र में थे, कुछ आपको जल और स्थल दोनों पर थे। लेकिन जब हम इस क्लास की बात करते हैं तो ये जीव विकसित जीवों का समूह है, क्योंकि ये कोर्डेटा के है और हमारे आसपास इन्हीं सब जीव रहते हैं। हम इन्हीं सब जीवों से घिरे पड़े हैं। यानी कि आप इससे पहले जो पोरीफेरा पढ़े थे, सिलिंट्रेटा पढ़े थे, तो पोरीफेरा सिलिंट्रेटा जीव क्या हमारे आसपास रहते हैं? नहीं रहते। एनिलिडा हमारे आसपास रहते नहीं रहते हैं। कुछ समय बरसात होती है तब हमारे सामने आते, लेकिन ये जीव हमारे आसपास रहते हैं। हम जो पालतू बनाते हैं वो इसी में से कोई ना कोई होता है। तो आइए एक एक करके इन क्लास के जीवों की सारी विशेषताओं को समझते हैं और विशेषताओं को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। और 2-3 बात जो है आप बिल्कुल खुद समझ जाइए कि सबका शरीर 3 स्तर का है, सब में केवल लैंगिक जनन होते हैं, सबका शरीर बायलेटरल है। ये 3 चीज बताने की अब जरूरत नहीं है। सबका शरीर 3 स्तर का है, सब में लैंगिक जनन होता है, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है। यह भी जान लीजिए कि सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। सब क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। कुछ बात जो आपको समझ लेनी चाहिए उन पर हम जिक्र नहीं करेंगे कि सबका शरीर 3 लेयर का है, सब लैंगिक जनन करते हैं।
और लैंगिक जनन तो आप देखे थे प्लेटी हेलमिंथेस में ही लैंगिक जनन की शुरुआत हो गई थी, यानी अलैंगिक जनन केवल 2 फाइलम में पोरीपेरा सिलिंट्रेटा में था। सब में लैंगिक जनन तो सब एक लिंगी होते हैं, यानी सब में मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है। तो ये बात हमें बता, और सब बायलेटरल होता है दोस्तों। तो 3 बात समझ गए ना, क्योंकि ये आप खुद ब खुद समझ गए थे कि जब आपको डेटा में प्रवेश किए थे। आइए एक एक करके इनके विशेषताओं को देखते हैं। और हमारे पास पहला क्लास है पीसेज क्लास। पीसेज क्लास, और यह क्लास किसका है दोस्तों? यह क्लास है मछली का। किसका है? मछली का। यानी कि इस वर्ग में सारे के सारे मछली को डाला गया है, रखा गया है। अर्थात जो इस वर्ग में है वही मछली है वास्तविक। इससे पहले कई फिश नाम के जीव आपको मिले थे, याद कीजिए। सिलिंट्रेटा में जेली फिश मिला था ना, सिलिंट्रेटा पर रहते जेली फिश मिला था। क्या वो जेली फिश वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली वो होगा जो पीसेज में होगा, जो पीसेज क्लास में होगा। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में आप पढ़े थे, क्या वो स्टार फिश वास्तविक मछली है? नहीं है, वो इकाइनोडर्मेटा था। वास्तविक वो होगा जो पीसेज में होगा। तो पीसेज क्लास में किसको रखा गया है? मछली को रखा गया। अब आइए सबसे पहली बात विचार कर लेते हैं इसके आवास की। और आप क्या कहिएगा, ये क्या बता रहे हैं? बच्चे पढ़ते आ रहे मछली जल की रानी है, ठीक है, तो आवास तो इनका जल ही है, ठीक है। तो यह जो होते दोस्तों जलीय होते, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका कि ये मछली का आवास जल है, ये जलीय होते हैं। और ये दोनों जल में पाए जाते हैं, यानी कि लवण जल में भी पाए जाते हैं और मीठे जल में पाए जाते हैं। लवण जल में भी पाए जाते हैं और मीठे जल में पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना है कि जो मछली मीठे जल के रहने वाली है, नदी तालाबों के रहने वाली है, वे समुद्र में अपना जीवन यापन व्यतीत नहीं कर सकते। वहीं जो मछली समुद्री जल लवण जल में रहती है, उन्हें आप नदियों में डाल देंगे तो वो वहां पर जीवन यापन नहीं कर सकते। अर्थात जो मछलियां मीठे जल में निवास करती है वे मीठे जल में ही रहने के लिए अनुकूलित है। उन्हें आप समुद्र में दीजिएगा, मर जाएगा। वहीं जो समुद्री मछलियां हैं जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित है, उसको मीठे जल में दे दीजिएगा, मर जाएगा। तो मछली जलीय होते हैं, समुद्री और मीठे जल दोनों में रहते हैं। लेकिन दोनों की मछली की जो अनुकूलता है वे अपने अपने क्षेत्रों में है। ये नहीं कि नदी का मछली समुद्र में जाएगा और 10 दिन सैर कर कर फिर लौटेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब यही होता है कि ये समुद्री मछलियां समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित है, नदी वाला जब मछली नदी में रहने के लिए अनुकूलित है, फ्रेश वाटर में रहने के लिए अनुकूलित है। क्लियर है? अगला है, अब ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों दोनों की स्थितियां दोनों का पर्यावरण बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का पर्यावरण क्या है? अलग अलग है। समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होती है तो समुद्री मछली गहराई में रहना पसंद करते हैं। समुद्री मछली को आप डाल दीजिएगा गंगा नदी में, डुबकी लेगा, टकरा जाएगा, उसका सिर तल से टूट जाएगा सिर। आगे बात करते तो आवाज क्लियर हो गया ना, और जो बात समझने वाली थी वो समझे ना आप। मछली की दूसरी विशेषताओं पर आइए। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि मछली का शरीर तो बायलेटरल होता है, सभी के सभी आप जान गए। लेकिन शारीरिक विशेषता एक और की, इनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। स्ट्रीम लाइन बॉडी, धारा रेखीय शरीर। और धारा रेखीय शरीर का तात्पर्य होता है कुछ इस तरह का शरीर, ठीक है, इस तरह का शरीर, एकदम धारा रेखीय इस तरह का शरीर। और धारा रेखीय शरीर की
सबसे बड़ी विशेषता है कि इस तरह का जो शरीर होता है दोस्तों, इस तरह का जो शरीर होता है, यह शरीर जब पानी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो धारा रेखीय शरीर पर, धारा रेखीय शरीर पर तरल घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन, तरल घर्षण बहुत कम लगता है। तरल घर्षण क्या होता है? बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है। तो मछलियों का शरीर की जो शेप है ना दोस्तों, उस शेप को हम क्या कहते हैं? धारा रेखीय, एकदम इस शेप का। संयोग बस आप समझिए, अगर मछली ऐसा होता, आगे बढ़ने में उसको बहुत दिक्कत होता, जो खाता चलने में खर्च हो जाता है कि ना है। तो मछली जल में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित है, और एक अनुकूलन उसे अपने शरीर से भी मिलता है। वो क्या शरीर क्या होता है? धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय शरीर की सबसे बड़ी फायदा ये है दोस्तों कि धारा रेखीय शरीर पर तरल घर्षण सबसे कम से कम लगता है। आप देखे होंगे हवाई जहाज, हवाई जहाज का भी बॉडी कैसा होता है? धारा रेखीय होता है कि नहीं? आप कभी सोचे कि हवाई जहाज का वही शक्ल क्यों होता? वही शक्ल की, वो जब हवा में चले तो उस पर वायु यानी तरल घर्षण क्या हो, जान कि तरल में द्रव और गैस दोनों शामिल होते हैं। तरल उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। बहाव की प्रवृत्ति तो गैस में अपरंपार है, द्रव में भी बहाव की प्रवृत्ति है कि नहीं? तो तरल जब भी इस्तेमाल करें तो द्रव और गैस दोनों ही टर्म सम्मिलित है। तो हवाई जहाज का भी शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय शरीर होता है, जिसके कारण हवा में जब वो उड़ता है तो हवा का घर्षण अर्थात तरल घर्षण क्या होता है? आज सोचिए, हवाई जहाज सीधे आगे का मुहरा यहीं रहता, पता चलता कि आंधी हुआ तो एकदम आगे नहीं बढ़ रहा है हवाई जहाज, इतना ज्यादा घर्षण लगता। तो मछली कहाँ रहता है? जल में रहता है। शरीर कैसा होता है? और यही शरीर उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित बनाया है। और शरीर न सिर्फ जल में तैरने के लिए धारा रेखीय बनकर अनुकूलित है, बल्कि मछलियों को शरीर में तैरने के लिए क्या क्या रहता है? तैरने के लिए पख पाए जाते हैं। पख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिन्स कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, फिन्स निकला हुआ। मछलियों को तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं? पख पाए जाते हैं। पंख नहीं बोलना है, पख बोलना है, फिन्स बोलना है। पख तथा मांसल पूंछ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मांसल पूंछ पाए जाते हैं। ठीक है, मांसल पूंछ पाए जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, मांसल पूंछ पाए जाते हैं शरीर में। यानी कि मछली आपसे पूछ दे कि मछली जल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, तो कई सारे विशेषताएं, जिनमें 3 तो आप समझ ही गए कि इनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। इनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। इनमें तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं? पख पाए जाते हैं। मछलियों के शरीर में पाए जाने वाले मांसल पूंछ उसे किसमें सहायता करता है? किसमें सहायता करता है? तो शारीरिक विशेषताओं पर आप ध्यान दिए कि नहीं ध्यान दिए? अगला दोस्तों, अगली विशेषता कि जैसे हम लोगों का शरीर बालों से भरा पड़ा है ना, हम लोगों का त्वचा पर बालों से भरा पड़ा रहता है। तो जो भी स्तनधारी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्तनधारी को, उनके शरीर पर बाल होते। लेकिन अगर मछलियों की शरीर की बात करिएगा तो मछलियों का शरीर सल्कों से ढका होता है। सल्कों से, सल्कों को इंग्लिश में स्केल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर किससे ढका होता है? सल्कों से ढका होता है। सल्कों से ढका होता है। यानी कि मछली के त्वचा को आप क्या कह सकते हैं? सल्क कह सकते हैं। और सल्क की विशेषता क्या होती है जानते हैं? सल्क की विशेषता होती है कि उसमें कोई पसीने वाला या कोई तरल पदार्थ निकालने वाली ग्रंथि नहीं होती है। जैसे हम लोगों के त्वचा में पसीने निकालने वाली ग्रंथि है, उससे पसीना निकलते रहता है। सीबम ग्रंथि है, त्वचा से तैलीय पदार्थ निकलते रहता है।
लेकिन मछलियों की बात करिएगा तो एकदम मछली में कोई पसीने वाला ग्रंथि नहीं, कोई उसमें सीबम वाली ग्रंथि नहीं, कोई तरल पदार्थ निकालने वाली ग्रंथि त्वचा में मौजूद नहीं है। उसका त्वचा क्या है? सल्क है। और सल्क रहने के कारण मछलियों का शरीर हमेशा रूखा सूखा बना रहता है। मछलियों का शरीर हमेशा रूखा सूखा बना रहता है। अब पानी में रहेगा तो पानी का न भीगेगा। मतलब जैसे हम लोग अभी नहाए हैं, हम शरीर भींगा हुआ है, किसके कारण? पसीने के कारण। पसीना कहां से निकला है? त्वचा से। क्या इस तरह मछलियों में कोई उसके त्वचा से तरल पदार्थ निकलते हैं? नहीं निकलते। उनके त्वचा सल्कों से ढके होते हैं। और कुछ मछलियों के सल्क तो इतने बड़े बड़े आ जाते हैं कि उसको खुरच के क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। देखें मुसलपुर हाट में वो जो प्लेट के समान आकृति निकलता है मछलियों से, वे मछली का क्या है? सल्क है। क्या है? सल्क है। यानी कि सल्क मतलब एकदम रूखा सूखा त्वचा, रूखा सूखा त्वचा। तो अब आपसे कोई पूछेगा, बताओ जी मछली प्रतिदिन कितना लीटर पसीना छोड़ती है? तो क्या कहिएगा? प्रश्न गलत है। पसीना वसीना कोई तरल पदार्थ उनके त्वचा से नहीं निकलता है। पसीना वसीना नाम की कोई चीज मछलियों के शरीर से नहीं निकलता है। शरीर किससे ढका रहता है? सल्क से ढका रहता है। कुछ मछलियों के सल्क इतने वृद्धि कर जाते हैं कि उन्हें हटाना पड़ता है खाने के उपयोग में लाने से पहले। और उस बड़े बड़े सल्कों की आकृति प्लेट का समान होता है। किसके समान? प्लेट के समान होता है। अगली विशेषता, मछली की अगली विशेषता पर आ रहे हैं दोस्तों। समझ रहे हैं एक एक विशेषता। इतनी बात मछली के बारे में जानते थे आप? नहीं जानते थे। आइए अगली विशेषता। इनके शरीर में अंतःकंकाल अंतःकंकाल बोन का बना होता है। किसका बना होता है? बोन का बना होता है। इसके शरीर यानी कि मछली के शरीर में अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है या हड्डी को इंग्लिश में बोन ही कहते हैं। या हड्डी न होकर उपास्थि का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। कार्टिलेज का बना होता है। यह सबसे एक प्रमुख विशेषता मछलियों का, कि मछली के शरीर में अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन तो पाया जाता है, लेकिन अगर बात करिएगा कि सभी मछलियों में हड्डी पाया जाता है तो ऐसा नहीं है। कुछ मछली में हड्डी नहीं पाया जाता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं रेहू में कांटा पाया जाता है। कांटा ही रेहू का क्या है? बोन है। रेहू ने खाए, कांटा नहीं पाया जाता। कांटा नहीं रहता है। अरे रहता है ना, कांटा बहुत कम रहता है ना, है? ठीक है। अब मनुष्य को 206 हड्डी होता है तो गाय भैंस सबको 206 होगा। कोई में बड़ा है, कोई छोटा। यानी कि रेहू एक ऐसी मछली है जिसमें आप हड्डी को देखते हैं। वहीं शार्क की बात करिएगा, शार्क मछली की बात करिएगा, शार्क मछली में बोन कितना है? तो बोन इसमें 0 है। पूरा का अंतःकंकाल किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। शार्क मछलियां जो काफी ज्यादा आक्रामक मछली होती है, समुद्री मछली होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, कभी कभी नाव को पलटा देते हैं शार्क मछली। तो मछली के शरीर में अंतःकंकाल के रूप में यह कहिएगा कि सब मछली में कांटा होता है? नहीं। और कांटा कहने का तात्पर्य यहां पर किससे है? बोन से है। कांटा कहने का तात्पर्य किससे है? बोन से है। तो आप ये समझ रहे हैं कि सारा मछली में कांटा होता है? नहीं दोस्तों, कुछ मछली में कांटा वाटा नहीं होता है। कुछ मछली में कांटा वाटा, उनका पूरा अंतःकंकाल किसके बने होता है? कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है?
तो क्या सभी मछलियों में हड्डियां होती है? नहीं होती है। या आम बोलचाल की भाषा में सभी मछलियों में कांटा होती है? नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, और ये दो एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल पूछा हुआ शार्क में, और ये एक नहीं दो एग्जाम पूछा है। शार्क में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ था 0, ऑप्शन बी में दिया था 20, ऑप्शन सी में दिया था 206 और डी में दिया हुआ था 196। अब जिसको कॉन्सेप्ट पता नहीं है मारेगा 206 मार दो, ठीक है। तो शार्क में हड्डी होते ही नहीं है। तो फिर शार्क में हड्डी नहीं होते हैं तो उसमें अंतःकंकाल नहीं होता? होता है। अंतःकंकाल किसका बना होता है? कार्टिलेज। इसीलिए शार्क में जो मछलियां होती है उनमें लचीलापन ज्यादा होगा, ठीक है। वे शरीर को ज्यादा इधर उधर कर सकता है, क्योंकि आपको हम हड्डी और उपास्थि दोनों के बारे में बताए थे जी, बताए थे ना कि हड्डी जो होते हैं बड़ी मजबूत होते हैं, लचीले नहीं होते हैं, जबकि कार्टिलेज क्या होता है? लचीला होता है। कार्टिलेज क्या होता है? लचीला होता है। अगली बात कर रहे हैं मछलियों के संबंध में, अगला बात। और अब हम बात करेंगे श्वसन की। किसकी? श्वसन की। श्वसन इसमें कोलोम के माध्यम से पूरा होता है। कोलोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिल्स। और आम बोलचाल की भाषा में इसे गलफरा कहते, गलफरा कहते, गलफरा। तो मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया पूरी करवाने वाला महत्वपूर्ण अंग क्या है? और गिल्स की विशेषता क्या है दोस्तों? जानते हैं कि गिल्स केवल जलीय श्वसन के लिए उपयुक्त है। गिल्स केवल, यानी गिल्स श्वसन में सहायता करेगा तब जब जल के अंदर है जीव। अगर कोई गिल्स वाला जीव कहेगा चलो स्थल पर, क्योंकि स्थल पर 21% ऑक्सीजन है, जल में क्या करेंगे 4% लेकर के, चलो मस्ती में 21% बनाएंगे, तो वहां पर गिल्स काम नहीं करेगा। मछलियों को जल से बाहर निकालने पर मर जाती है। क्यों मर जाती है? ऑक्सीजन के कारण नहीं। ऑक्सीजन तो पानी से ज्यादा ऊपर में है, बाहर में 21% ऑक्सीजन है, पानी में ज्यादातर 4% ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो मछलियां को जल से बाहर निकालने पर वो मर जाती है, इसलिए कि वे श्वास नहीं ले पाती है। और वो श्वास क्यों नहीं ले पाती है? उसमें गिल्स होता है। ये गिल्स क्या करते रहता है? ये गिल्स तभी काम करेगा जब जल में होगा, अर्थात गिल्स केवल जलीय श्वसन के लिए उपयुक्त है। गिल्स केवल जलीय श्वसन के लिए उपयुक्त है। गिल्स वातावरण के जो 21% ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। गिल्स केवल जल में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि जो जलीय प्राणी होते हैं, जो क्या होते हैं, वो स्थलीय प्राणी की तुलना में काफी तेजी से सांस लेते हैं। यानी कि हम लोगों की तुलना में मछलियों का सांस लेने का स्पीड बहुत ज्यादा होगा। कारण यह है कि जल में ऑक्सीजन की घुली मात्रा बहुत कम होती है, वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो हम थोड़ा सा ही सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ऑक्सीजन चला जाता है, लेकिन जल में तो ऑक्सीजन कम है। अगर मछली धीरे धीरे सांस लेने लगेगा तो उसके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जाएगी। इसलिए जलीय श्वसन या जलीय जीवों में जो श्वसन होता है दोस्तों, वो स्थलीय जीवों की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से होता है, काफी ज्यादा तेजी से होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जल में ऑक्सीजन का कम घुला रहना और वायु में ऑक्सीजन का अधिक होना, वायु में ऑक्सीजन का अधिक होना। क्लियर हो गया? बात समझ गए? लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ मछली है गरई, सिंही, मांगुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ मछलियां जैसे गरई, सिंही, मांगुर को बाहर निकाल दीजिए, 3-4 दिन तक वेट करते रहिए, काहे न मरबे न करेगा, है ना जी। गरे समझते हैं जी। गरे मछली में तो इतना है कि वे मिट्टी के अंदर में चले जाते हैं। गरे छोड़िए, गरे में कम, मांगुर की बात करते हैं। अब वो में चाइनीज मांगुर में इतनी क्षमता कि पानी चला गया, दलदल है तब वो जिंदा रहेगा।
तो दोस्तों कुछ मछलियां ऐसे आप देखे होंगे जिसको जल से बाहर निकाल देने पर भी वे अधिक से अधिक समय तक जीवित रहते। और इसमें 3 प्रजाति की मछली काफी खास है, गरई, सिंघी और मांगुर। और दोनों मांगुर, देसी मांगुर भी, चाइनीज मांगुर। चाइनीज मांगुर को कैटफिश कहते हैं, जो कि सरकार द्वारा अब बैन कर दिया गया है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के लिए दोस्तों वो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है चाइनीज मांगुर। क्योंकि चाइनीज मांगुर जहां रहता है उसी किसी को नहीं रहने देता है, और जो उसके निकट रह गया उसी को खा लेता है। और कठिन से कठिन पर्यावरण हो जाएगा तो भी मांगुर मगर अपने को जीवित रखने की क्षमता रखता है। तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि जहां यह मछली रहता है सब कुछ को नष्ट कर देता है, वनस्पति तक के नष्ट कर देता है, अगर जलीय वनस्पति है। तो कुछ मछलियां जल से निकालने के बाद अधिक से अधिक समय तक जीवित क्यों रहती है, कैसे रहती है? तो उन मछलियों में गिल्स के अलावे एक अतिरिक्त श्वसन अंग होता है, और उस अतिरिक्त श्वसन अंग में वो क्षमता होती है कि वे वातावरण का कुछ ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु कर ले। तो गरई, सिंघी, मांगुर मछलियों जल से निकालने के बाद लंबे समय तक आपको बाहर में, जल से बाहर में जीवित मिलता है। क्यों? तो उसका कारण यह है दोस्तों कि ऐसी मछलियों में गिल्स के अतिरिक्त श्वसन अंग मौजूद रहता है, और उस श्वसन अंग में यह क्षमता होती है कि वातावरण के ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सके। लेकिन पूरी क्षमता नहीं होती है, इसीलिए सप्ताह 8 दिन के बाद वे भी मछलियां क्या हो जाती है, मर जाती। आइए दोस्तों, श्वसन की बात हो गया, हर बात कर लेते हैं हृदय की। किसकी कर लेते हैं? हृदय की। तो इसमें 2 कक्षीय हृदय होता है। कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 2 कक्षीय, जिसमें एक आलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। जैसे हम लोगों का हृदय जो है ना 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर? लेकिन मछलियों का हृदय 2 चैम्बर, और 2 चैम्बर में एक ऑरिकिल, एक वेंट्रिकिल, एक आलिंद, एक, और इस दोनों हृदय में केवल कैसा रक्त भरा रहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त वो कहते हैं जिस रक्त में ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता हो। हम लोगों का जो हृदय है उस हृदय के आधे भाग में अशुद्ध रक्त रहता है, आधे भाग में शुद्ध रक्त रहता है। या लगभग जिनके पास हृदय है उस हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मौजूद रहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मौजूद रहते हैं। लेकिन मछलियों के हृदय में केवल और केवल कैसा रक्त? मछलियों के हृदय में केवल और केवल अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। मतलब उसके रक्त, हृदय में जो भी रक्त रहते हैं उसमें ऑक्सीजन बहुत कम और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत। जबकि अन्य वर्गों के जो हृदय हम आगे पढ़ने वाले हैं उनकी हृदय की विशेषता है कि उनके हृदय में अशुद्ध रक्त भी मौजूद रहते हैं और उनके हृदय में शुद्ध रक्त मौजूद रहते हैं। खुद मानव के हृदय पढ़िएगा आप आगे चलकर, तो मानव के हृदय जो है उसके आधे भाग में शुद्ध और आधे भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। ये मछलियां हैं जिनके हृदय में केवल और केवल कैसे रक्त? अशुद्ध रक्त। तो मछलियों का हृदय कितना कक्षीय है? 2 कक्षीय में कौन कौन कक्ष? और मछलियों के हृदय की सबसे बड़ी विशेषताएं अशुद्ध। अब अगला विशेषता पर आते हैं दोस्तों। आप ठंडा का समय देखे हैं, गर्मी का समय देखे। ठंडा और गर्मी के में मछलियों को कोई ज्यादा असर नहीं होता है, होता है ज्यादा। ठंडा के समय हम लोग क्या करते हैं, कंबल खरीद लेते हैं, जैकेट खरीद लेते हैं। लेकिन कभी सुने हैं कि जो ठंडा बहुत है तालाब पर कंबल 2-4 को ओढ़ा दो, मछली मर जाएगा। आप गर्मी और ठंडी से मछली को बेपरवाह होते देखे होंगे, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और ऐसा क्यों फर्क है? बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए दोस्तों, तो निश्चित उससे मछलियों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी नदियों में जो मछली का नेचुरल जगह है, नदी और समुद्र,
वहां पर उसे गर्मी ठंडी का कोई एहसास नहीं होता है। आखिर गर्मी ठंडी का एहसास क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर गर्मी ठंडी का एहसास होता क्यों है। हमें गर्मी क्यों लगती है, हमें ठंडी क्यों लगती है? हमें गर्मी और ठंडी क्यों लगती है इसको समझिए पहले, और तब हम समझेंगे कि मछली को क्यों नहीं लगती है। मानव की शरीर की बात करिएगा, मानव का शरीर हमेशा इक्वल कितना 37 डिग्री। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर कितना है 44, बाहर है 44, शरीर है 37। अब प्रकृति का नियम है दोस्तों कि जब भी तापों का अंतर होगा तो उष्मा अधिक ताप से निम्न ताप की ओर जाएगा, और जब उष्मा बाहर इतना टेम्परेचर है तो बाहरी उष्मा आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका शरीर का टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है, और आपको लगेगा क्या गर्मी। यानी गर्मी उस स्थिति में हमें लगता है जब शरीर में उष्मा प्रवेश करता है। क्लियर हुआ ना? गर्मी उस स्थिति में लगता है जब शरीर में उष्मा प्रवेश करता है। शरीर में उष्मा क्यों प्रवेश करता है? शरीर में उष्मा इसलिए प्रवेश करता है कि तापों का अंतर हो जाता है, और ताप का अंतर होगा तो उष्मा गमन करेगा ही करेगा। यह प्रकृति का रूल है। अब वहीं हो गया ठंडा, और टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब लीजिए बाहर टेम्परेचर कम है, शरीर का रहा 37। अब आपके शरीर का उष्मा निकल कर जाएगा क्या बाहर, और जब शरीर का उष्मा जाता है बाहर तो लगता है क्या ठंडा ठंडा। क्लियर है? समझ गए? अरे ठंडा और गर्मी क्यों लगा देख लिए। गर्मी तब लगा जब हमारे शरीर में उष्मा प्रवेश किया, और ठंडी तब लगा जब हमारे शरीर से उष्मा निकलने लगा। वो जो जैकेट कंबल ओढ़ते हैं इसलिए कि ताकि शरीर का उष्मा बाहर ना निकले, ना उष्मा निकलेगा ना हमें ठंडा लगेगा। तो हमें गर्मी और ठंड का इस्तेमाल, हमें गर्मी और ठंडी का आभास क्यों होता है, इसका क्या कारण है, समझे कि नहीं समझे? अब आइए कि मछलियों के साथ यह घटना नहीं घटती है। मछली जो है वह अनियत तापी जीव है, अनियत तापी जीव है। अनियत तापी को इंग्लिश में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और कोल्ड ब्लडेड क्या है? कोल्ड ब्लडेड ऐसे जीव को कहते हैं, अनियत तापी ऐसे जीवों को कहते हैं जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। यानी कि मछली है, मछली का शरीर का टेम्परेचर निश्चित नहीं है जैसे हम लोगों का 37 है। मछली का टेम्परेचर, मछली का शरीर का टेम्परेचर किस पर डिपेंड है? वातावरण। वातावरण हो जाएगा 30, मछली भी हो जाएगा 30। वातावरण हो जाएगा 20, मछली भी हो जाएगा 20। बदलते रहता है किसके अनुसार? वातावरण का जैसा टेम्परेचर, शरीर का वैसा टेम्परेचर। अब जब ये काम अगर हो गया है तो उष्मा का आदान प्रदान होगा। समान ताप पर उष्मा का आदान प्रदान होते हैं, और जब उष्मा का आदान प्रदान ही नहीं होगा ठंडा गर्मी लगेगा। बस यही है मछली को ठंडा गर्मी नहीं लगने का राज। समझे कि नहीं समझे? तो मछली कैसा जीव है या क्या? और कोल्ड ब्लडेड उस जीव को कहते हैं, अनियत तापी उस जीव को कहते हैं जिसका शारीरिक तापमान स्थिर नहीं रहता है, जिनका शारीरिक तापमान स्थिर नहीं रहता है एवं वातावरण के तापमान के अनुसार बदलते रहता है। अर्थात जब वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो जीवों के शरीर का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, और वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाए तो जीवों के शरीर का भी टेम्परेचर कम हो जाए। तो ऐसे ही जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों? अनियत तापी कहते हैं। अब बाकी मेल फीमेल अलग होते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, उसके बाद अंडे देते हैं, अंडे से मछली निकलते हैं। क्लियर? और मछली निषेचन केवल बरसात के समय ही करते हैं। कब?
बरसात के मौसम समाप्त हो जाने के बाद कभी भी उनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। कृत्रिम निषेचन कराने के लिए एक बाह्य बरसात का मौसम बना दिया जाता है, यानी कि मछली का जो हैचरी होता है, जहां पर मछलियों के अंडे निकाल कर उनसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो उसमें ये व्यवस्था रहती है कि मान लीजिए बड़े बड़े घर है और ऊपर से पूरा एकदम लगा दिया झरना टाइप का, पानी गिर रहा, मछली को हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है, और इसीलिए जो वहां पर है प्रेरित प्रजनन करवा दिए जाते हैं। तो मछलियों का प्रजनन खास करके आप जो है बरसात के मौसम में होता है। इसीलिए देखिए बरसात के मौसम में जो सावन चलता है तो उसमें समान सा रूल होता है कि मछलियों को खाने से क्या किया जाता है, मनो, ऐसा रूल है ना जी कि सावन में मछलियां नहीं खानी चाहिए, ठीक है। मुर्गा मीट खाने में कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक रूल ये है कि सावन में हमें मछलियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो मछलियों का वो दौर है जब वे प्रजनन कर रहे हैं और नए जीवों को पैदा कर रहे हैं, और जब तक मछलियां नए जीव को पैदा नहीं करेगा फिर आने वाले सालों में मछलियों की मांग को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जिम्मेदारी है कि मछलियों का सेवन बरसात के समय कम करें। लेकिन होता उल्टा, बरसाते में मछली होगा सस्ता, क्या हम लोगों तो के जिला सब में जो मुर्गी पालन करते हैं बरसात के समय मुर्गी फार्म को बंद कर देता है। तर्क यही देता है कि भैया मछली सस्ता हो गया, सब मछलिए खा रहा है। तो ये सब तर्क है, तो वो सब तर्क अलग बात है दोस्तों। हम लोगों को तो मछली समझना है, समझे कि नहीं समझे। एक बार पुनः से मछली के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मछली का आवाज क्या है, कौन जल है, और याद रखना है दोनों ही मछलियां अपने अपने जगह पर रहने के लिए अनुकूलित है, दोनों जगह पर रहने के लिए अनुकूलित। उसके बाद मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय शरीर होने से मछलियों को सबसे बड़ा फायदा ये पहुंचता है कि पानी में तैरने में पानी का घर्षण उस पर कम से कम होता है। उसके बाद इनके शरीर में तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं, पख पाए जाते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, मांसल पूंछ पाया जाता है। दोस्तों इनका शरीर किससे ढका रहता है, सल्कों से ढका रहने वाले शरीर में कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, कोई द्रव पदार्थ निकालने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, अर्थात सल्कों से ढका हुआ शरीर रूखे सूखे होते हैं। उसके बाद इनके शरीर में अंतःकंकाल के रूप में हड्डी हो भी सकता है, हड्डी नहीं भी हो सकता है, अर्थात कांटे हो भी सकते हैं, कांटे नहीं भी हो सकते हैं। जिन मछलियों के शरीर में हड्डी नहीं होते हैं, कांटे नहीं होते हैं, उनमें अंतःकंकाल के रूप में क्या पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। जैसे शार्क में उसका अंतःकंकाल केवल उपास्थियों का बना हुआ है, उपास्थियों का बना है। और मछलियों में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है, मछलियों में श्वसन की दर और मानव में श्वसन की दर किसका ज्यादा होगा, मछली होगा। आपको पता है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में क्या होता है, और इसका कारण है कि बाहर ऑक्सीजन कम है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और जल में ऑक्सीजन कम है। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, जल में ऑक्सीजन। उसके बाद ये याद रखना है गिल्स केवल जलीय श्वसन के लिए उपयुक्त है, स्थलीय श्वसन के लिए उपयुक्त, अर्थात गिल्स जो है वातावरण के मुक्त 21% ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए। हृदय कितने कक्ष मछली का, हृदय कितने कक्ष, और दोनों कक्ष हृदय की सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है, मछली को छोड़कर कोडेटा मछली वर्ग को छोड़कर वर्टिब्रेट में जो अन्य क्लास है उन सभी के हृदय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त भरे होते हैं। एक अकेला अपवाद मछली वर्ग के जीव है जिनके हृदय में केवल और केवल अशुद्ध रक्त भरे पड़े होते हैं। मछली कैसे जीव है, ऐसे जीव जिनके शारीरिक तापमान में बदलाव होते रहता है उसे क्या कहते हैं। और मछली कैसे जीव है, अनियत तापी जीव है। बाकी समझ ही रहे हैं, मछली में मेल फीमेल अलग होता है। मछली बरसात के समय फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन मछली में शरीर के अंदर होता है, फिर वे अंडे देते हैं, अंडे से डायरेक्ट मछली पैदा हो जाते हैं। नहीं कुछ में इनडायरेक्ट होता है, बताएंगे अभी तुरंत एम्फीबिया पर आ रहे हैं, हंस का देते हैं। कहिए दोस्तों मछली समझे कि न समझे। अब हम सिखाएंगे मछली बनाना, क्या चलिए दोस्तों मछली के बारे में समझ गए ना, अब मछली बनाना भी सीख लीजिएगा।
अब सीखने के लिए आप जो है ना यूट्यूब ने खोल लीजिएगा। क्या यूट्यूब पर 2 घंटा खाना 10 मिनट में बन जाता है क्या? आइए दोस्तों, क्या अभी ब्लू बेल पर आ रहे हैं हम। अभी तो मछली पर स्टार्ट किए हैं। कर ब्लू बेल में कितना चैम्बर है? तो पहले 2 चैम्बर किसमें है? मछली में। आ रहे हैं, सारा चैम्बर क्लियर करेंगे आज दोस्तों। एम्फीबिया, एम्फीबिया का नाम ही है क्या? उभयचर। और इसका एम्फीबिया शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है दोनों जगह पर रखने वाला। यानी एम्फीबिया के अंतर्गत ऐसे जीव को रखा गया है जो स्थल पर भी रहते हैं और जल पर भी रहते हैं, दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है। एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो स्थल और जल दोनों जगह रहते हैं। और विकास की प्रक्रिया में ये उभयचर मछलियों के बाद आए हैं। यानी इस पृथ्वी पर मछली पहले आए हैं और उस मछलियों से ही किस वर्ग का विकास हुआ है? एम्फीबिया का। मछली और एम्फीबिया में कौन सा जीव पृथ्वी पर पहले आए? मछली आए। यानी विकास की प्रक्रिया में दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में एम्फीबिया से पहले इस पृथ्वी पर किसका उद्भव हुआ? मछली का। अब कहिएगा इस बात को हम कैसे कह रहे हैं कि ऐसा हुआ? तो नियम यह है कि कम विकसित जीव पहले आते और कम विकसित जीव से ही अधिक विकसित जीवों का क्या होता है? विकास होता है। और एम्फीबिया अधिक विकसित है क्योंकि यह 2 जगह पर रहने के लिए अनुकूलित है। मछली इसके तुलना में कम विकसित है, केवल जल में रहने के लिए अनुकूलित है। और ध्यान रखिएगा, मछली में कुछ विशेष तथ्य है याद करने वाला, तो उसको याद करते रहिएगा, ठीक है? तो एम्फीबिया में स्थल और जल दोनों जगह पर रहने वाले जीव पाए जाते हैं। अब इसमें जो दोनों जगह रहने का गुण है दोस्तों, ये किस कारण है जानते हैं? ये इस कारण है दोस्तों कि इसमें श्वसन जो है, श्वसन के लिए इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं, इनमें त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है, और इसमें त्वचन के लिए क्या पाया जाता है? फेफड़ा भी पाया जाता है। 3 चीज एम्फीबिया वर्ग के जीवों में श्वसन के लिए 3 अंग काम करते रहते हैं। इस एम्फीबिया के जीव में गिल्स भी होता है, एम्फीबिया के जीव में फेफड़ा भी। अर्थात जब एम्फीबिया के जीव जल में रहने लगते हैं तो किससे श्वसन करते हैं, और जब स्थल पर आते हैं किससे श्वसन करते हैं? अब बच गया कहिएगा त्वचा से कब करते हैं? तो ध्यान दीजिए, एम्फीबिया के जीव में निष्क्रियता की घटना पाई जाती है। किसकी? निष्क्रियता। यानी कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ने लग जाए, बहुत अधिक ठंडी पड़ने लग जाए, तो एम्फीबिया के जीव जो है मिट्टी के तल में जाकर दबकर एकदम अपने शरीर को न्यूट्रल कर लेते हैं, निष्क्रिय बना लेते हैं। और उस निष्क्रिय अवस्था में वह ना तो भोजन करता है, ना ही प्रजनन करता है, केवल श्वसन करता है। और किससे करता है? यानी कि एम्फीबिया वर्ग के जीवों में श्वसन त्वचा के माध्यम से तब होता है जब वे निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। या ग्रीष्म निष्क्रियता हो सकती है या शीत निष्क्रियता हो सकती है। तो ये एम्फीबिया के जीव जल और स्थल दोनों जगह पर रहने के लिए इसलिए अनुकूलित है कि इसमें श्वसन की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा विकसित है। गिल्स भी है, फेफड़ा भी है। त्वचा तो बोले विशेष परिस्थितियों वाला है, स्थल पर रहेगा फेफड़ा से गिल्स। अब कहेगा कि एक के साथ, कहेगा मेढक चाहेगा कि एक के साथ तीनों से शोषण करे, यह संभव नहीं है, क्योंकि आपको पहले बताया कि गिल्स केवल जल में काम करता है, बाहर में काम करता ही नहीं है। तो मेढक जब स्थल पर रहेगा, गिल्स अपने आप बांध। क्लियर हो गया दोस्तों? श्वसन की प्रक्रिया समझ गए एम्फीबिया में। एम्फीबिया का त्वचा की बात करें
इससे पहले जो मछलियों की त्वचा की आप बात किए थे, मछली का त्वचा सल्कों से ढका था, रूखा सूखा था, लेकिन मेढक वैसा नहीं है। मेढक के त्वचा में दोस्तों ग्रंथि पाई जाती है। मेढक की त्वचा में क्या होता है? ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। और त्वचा जो होते हैं, त्वचा तैलीय होते हैं। त्वचा क्या होते हैं? तैलीय मतलब ऑयली। ठीक है, तैलीय का मतलब क्या दोस्तों? ऑयली होता है, ऑयली होता है, ऑयली होता है। मतलब इसका त्वचा रूखा सूखा, जिस तरह हमारे त्वचा पर पसीना निकलकर, सीबम निकलकर हमारे त्वचा को रूखा सूखा रहने देते हैं, उसी तरह मेढक के भी त्वचा रूखी सूखी नहीं होता। मेढक का त्वचा फिसलनदार होता है। आप पकड़िएगा फिसल कर निकल जाएगा। क्यों? त्वचा भींगा, रूखा सूखा नहीं, भींगा टाइप का होता है। क्यों? तो मछलियों की इस एम्फीबिया के त्वचा में क्या पाई जाती है? और उन ग्रंथि से तैलीय पदार्थ स्रावित होते रहते हैं जो त्वचा को भींगे भांगे रखते हैं। तो त्वचा की विशेषता देख लिए। अब अगली विशेषता हमें इसके हृदय की देखते हैं। इसका हृदय 3 कक्षीय होता है। कितना? मछली का हृदय और इसका हृदय, और 3 कक्षीय हृदय में 2 आलिंद। 3 कक्षीय हृदय में 2 आलिंद और एक, और इसके हृदय में आधा में शुद्ध रक्त, आधा में अशुद्ध रक्त। इसमें शुद्ध अशुद्ध रक्त दोनों होते हैं। तो मछलियों का हृदय 2 कक्ष है और एम्फीबिया का हृदय विकास करके कितना कक्ष पर पहुंच गया है? 3 कक्ष पर पहुंच गया है दोस्तों। हृदय हो गया, श्वसन हो गया दोस्तों। अब यह भी मछली के तरह क्या होते हैं? अनियत तापी होते हैं। अनियत तापी होते यानी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मछली भी कोल्ड ब्लडेड और एम्फीबिया भी क्या? मतलब इसे भी ठंडी गर्मी से ज्यादा फर्क पड़ने वाला, इसे भी ठंडी गर्मी से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीछे में लोग ध्यान बनाए हुए हैं जी, एकदम ध्यान बनाइए कि मछली का शरीर में पसीने वाली ग्रंथि होती है। मछली का त्वचा किससे ढका होता है? त्वचा की, उसका स्केल्स ही उसका त्वचा है। क्लियर है? तो मछलियों का शरीर रूखा सूखा, एम्फीबिया का शरीर तैलीय। मछली भी अनियत तापी, एम्फीबिया भी। मछली का हृदय 2 कक्ष का, एम्फीबिया के हृदय। मछली केवल जल में, एम्फीबिया जल स्थल। मछली केवल गिल से शोषण करेगा, एम्फीबिया गिल से, त्वचा से। और क्लियर हो गया? बाकी इसमें जो प्रजनन होता है वो भी, निषेचन होता है वो भी बरसात के समय ही होता है। बरसात के समय होता है। और वो जो टटराहट की आवाज होती है वो मेल की होती है। किसकी होती है? क्योंकि फीमेल मेढक टटरा नहीं सकते। केवल कौन टटरा सकते हैं? मेल मेढक। फीमेल मेढक में आवाज निकालने वाला जो वोकल कोड होता है ना, वही फीमेल में नहीं होता है, वही फीमेल में। इसीलिए टटराहट करने वाला एम्फीबिया नहीं, मेढक। एम्फीबिया में मेढक प्रमुख जीव है, और भी कई जीव है जैसे टोड है जो मेढक के समान ही दिखता है। तो मादा मेढक किसी भी प्रकार के आवाज को नहीं निकालता। मेढक की टटराहट जो होती है वह केवल किस मेढक की होती है? नर मेढक की होती है। किस मेढक की होती है? और वास्तव में वे फीमेल को बुलाते हैं निषेचन करने के लिए। ध्यान दीजिए ना, समझ। हल्ला करिएगा बाबू, तब छांट छांट कर पढ़ाएंगे, मजा नहीं आएगा। आराम से पढ़िए ना, बच्चों जैसा काम करते। ठीक है, सब वयस्क हो गए ना, तब सब बात बूझ के तब ऐसे ऐसे करते हैं जी। अब ध्यान दीजिए कि इससे पहले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले मछलियों के बारे में हम जब बात किए थे तो मछलियों में निषेचन शरीर के भीतर हुआ था। मछलियों में निषेचन शरीर के
लेकिन अगर बात करेंगे हम एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में निषेचन क्या होता है? बाहर में होता है। एम्फीबिया में निषेचन कहाँ होता है? यानी कि मेढक के जो निषेचन होते हैं बाहर होते हैं। मतलब मेल बॉडी से मेल गेमिट निकल गया, फीमेल बॉडी से फीमेल गेमिट निकल गया। अब मेल गेमिट फीमेल गेमिट कहाँ में मिलेंगे? बाहर में होते हैं। बाहर में तो वो भी स्थल पर नहीं होते, किसमें होते हैं? जल में। यानी कि एम्फीबिया के जीव स्थल पर तो रह सकते हैं, लेकिन उनमें निषेचन कहाँ होगा? जल में होगा। एक तरह से कहिए ये आपका बर्फ फाटा की तरह है। क्या बर्फ फाटा भी स्थल पर रह सकते थे? उसमें भी निषेचन के लिए क्या चाहिए था? पौधा किंगडम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, याद आ रहा है? तो मछलियों में निषेचन आंतरिक होते हैं, लेकिन एम्फीबिया में निषेचन बाह्य होते हैं। निषेचन समझ रहे ना? मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मेल गेमिट का मेल गेमिट, मेल और मेल गेमिट को कहते हैं स्पर्म, और एक होता क्या? फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट को कहते हैं क्या? ओभा। ठीक है। और मानव में भी इसी नाम से जाना जाता है, हर जीव में इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिर्फ पौधे के मेल गेमिट को पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से जो मिलन होगा ये कहां होगा? बिना जल का दोनों गेमिट का मिलना संभव, अर्थात निषेचन संभव। और इसमें निषेचन के बाद डायरेक्ट बच्चा नहीं बनते हैं दोस्तों। निषेचन के बाद मछली क्या देते हैं? अंडा। अंडा विकास करके क्या बनता है? लार्वा। अंडा विकास करके क्या बनता है? लार्वा बनता है। और लार्वा विकास करके क्या बनता है? वयस्क बनता है। प्यूपा वे आर्थ्रोपोडा में होता है। तो मछली में डायरेक्ट एक से क्या निकला? बच्चा। और इसमें एक से क्या निकला? ये लार्वा वाली अवस्था मछलियों में, ये लार्वा वाली अवस्था मछलियों में। और एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया के लार्वा को क्या कहा जाता है? और यह लार्वा केवल जल में जीवित रह सकता है, स्थल पर जीवित है। एम्फीबिया का जो लार्वा होता है यानी कि टेडपोल जो होता है वे केवल जल में जीवित रह सकते हैं, स्थल में जीवित है। केवल जल में जीवित रह सकते हैं, स्थल में जीवित है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एम्फीबिया में दोस्तों इतना ही याद रखना है। एम्फीबिया में इतना याद रखना है क्या? एम्फीबिया में उन जीवों को रखा गया है जो स्थल और जल, एम्फीबिया स्थल और जल दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित इसलिए है क्योंकि उसमें श्वसन के लिए गिल्स भी होता है और श्वसन के लिए फेफड़ा भी होता है। एम्फीबिया में श्वसन गिल्स और फेफड़ा दोनों के द्वारा होता है, लेकिन इस एम्फीबिया के जीवों में निष्क्रियता पाई जाती है। यानी बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंडी में ये कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और ऐसी अवस्था को निष्क्रियता कहते हैं। और निष्क्रियता के समय मेढक केवल श्वसन करता है, अन्य सभी जैविक प्रक्रिया रुक जाती है, भोजन भी रुक जाता है और उसी अवस्था में वे किससे श्वसन करते हैं? यानी त्वचा के द्वारा श्वसन न तो स्थल पर होता है न जल होता है, केवल निष्क्रिय अवस्था में होता है। यानी आप कह सकते हैं कि त्वचा के द्वारा श्वसन यदा कदा ही होता है एम्फीबिया में। क्लियर? उसके बाद इनका त्वचा, एम्फीबिया का त्वचा मछलियों की तरह रूखे सूखे नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? अर्थात आप कह सकते हैं कि एम्फीबिया का त्वचा फिसलनदार होता है। कैसा होता है? एम्फीबिया में कितने कक्षीय हृदय? मछली में कितने कक्षीय हृदय? 2 कक्षीय हृदय। और मछली के 2 कक्षीय हृदय में 1 आलिंद 1 निलय, और एम्फीबिया के 3 कक्षीय हृदय में 2 आलिंद और 1। उसके बाद मछली के तरह एम्फीबिया वर्ग के भी जीव क्या होते हैं? अर्थात इनका भी शारीरिक तापमान मौसम के अनुसार क्या होते रहता है? इनका भी शारीरिक तापमान मौसम के अनुसार क्या होते रहता है? एम्फीबिया में निषेचन की प्रक्रिया केवल कहां होती है? जल में होती है। जल के बाहर स्थल पर इसमें निषेचन संभव है। जबकि मछलियों में निषेचन शरीर के अंदर होता था, वे अंडे जल में देते थे, लेकिन इसमें मेल और फीमेल गेमिट ही जल में आकर निषेचित होते हैं और फिर उससे अंडे बनते हैं। अंडे विकास करके लार्वा बनते हैं, फिर लार्वा विकास करके, और इसके लार्वा को क्या कहा जाता है? मछली क्लियर हो गया? एम्फीबिया क्लियर हो गया? एक बार रीडिंग मारिए तो कोई दिक्कत तो नहीं रह गया है?
अल्लाह ने बढ़ने के लिए बोले हैं जी। क्या मगरमच्छ आ रहे हैं, रेप्टिलिया में है। हाँ, हायला जीव का नाम है। अजीब 1.8 मिलियन है, सबको पहचानिएगा। याद करिए कि हायला एम्फीबिया में है। हायला वृक्ष पर रहने वाला मेढक है, उसको वृक्ष मेढक कहते हैं। आइए दोस्तों, रेप्टिलिया पर इतना पर आते फिर भी दिक्कत रह जाता है। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हायला वृक्ष पर रहने वाला मेढक का एक प्रजाति है, बस इतने बात हम भी जानते हैं। आगे क्या बताए? एक मिनट, एक आदमी पूछिए ना, सब हल्ला कर रहे हैं। क्या? हाँ, मेढक में अंतःकंकाल हड्डी का बना रहता, बिल्कुल। यानी कि मछलियों की तरह ऐसा नहीं है कि कुछ एम्फीबिया का अंतःकंकाल हड्डी का नहीं, उपास्थि का बना होता है। तो ये एम्फीबिया जितने भी जीव है, एम्फीबिया जितने भी है, सबका अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं और भी जो क्लास पढ़ेंगे, सबका अंतःकंकाल हड्डी का बना, सबका। आ जाए रेप्टिलिया पर। रेप्टिलिया दोस्तों, रेप्टिलिया के अंतर्गत रेंगने वाले जीव को रखा गया है। किसको? और जो सबसे चर्चित सांप, स्नेक, वो रेप्टिलिया समूह का है। और भी बहुत सारे जीव है, प्रमुख जो काफी ज्यादा हमारे जवान पर रहता है वे सांप रेप्टिलिया का। मगरमच्छ आप पूछे थे ना, वो भी इसी में है। तो ये जो सरीसृप है, इसके अंतर्गत प्राय उन जीवों को रखा गया है जिनमें रेंगने की प्रवृत्ति होती, रेंगने वाले जीवों को। और इस रेप्टिलिया का विशेषता है कि ये अधिकांश का आवास क्या है, लेकिन कुछ कहां रहते हैं। उदाहरण मगरमच्छ का ले लीजिए। तो अधिकांश इस रेप्टिलिया समुदाय के जीव स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ जल में ही रहते हैं। लेकिन जो जल में रहते हैं उनमें कहिएगा श्वसन के लिए गिल्स होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। श्वसन के लिए क्या रहता है? फेफड़ा, केवल फेफड़ा रहता है। यानी कि जो रेप्टिलिया फाइलम का जो जीव जल में रहने के लिए अनुकूलित है, तो वे श्वसन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अब फेफड़ा कैसे जल में काम करता है? तो फेफड़ा जल में नहीं काम करता है। रेप्टिलिया वाला जीव जल में रहते हैं, लेकिन श्वसन के लिए वह सांस लेने के लिए क्या होते हैं? ऊपर आते हैं। फिर लंबा सांस खींच करके वे क्या चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। तो रेप्टिलिया में श्वसन के लिए केवल फेफड़ा पाए जाते हैं, केवल लंग्स पाए जाते हैं। चाहे वो रेप्टिलिया जल में रहने के लिए अनुकूलित हो, चाहे वो रेप्टिलिया स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित हो, इनमें केवल फेफड़ा पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इनका भी त्वचा सल्कों से, मछलियों की तरह सल्कों से, सल्क को इंग्लिश में स्कल्स कहते हैं, सल्कों से ढका रहता है। यानी कि इनका भी शरीर रूखा सूखा रहता है। इनके भी त्वचा, इसका शरीर त्वचा रूखा सूखा रहता है। यानी कि इनके भी त्वचा जो होते हैं, इनके जो त्वचा होते हैं वे तैलीय प्रवृत्ति के। तो मछलियों का भी त्वचा किससे ढका हुआ है? स्केल से ढका हुआ है। और रेप्टिलिया का भी त्वचा किससे ढका हुआ है? यानी कि रेप्टिलिया के त्वचा में भी कोई तैलीय पदार्थ निकालने वाली ग्रंथियां मौजूद नहीं है। और दोस्तों, रेप्टिलिया में तो कुछ जीवों में ऐसे होता है कि इसके स्केल्स कुछ समय के बाद शरीर से बाहर निकल आते। जैसे सांप केचुआ छोड़ता है, हम नहीं बोल देते हैं, वे जो केचुआ छोड़ता है जिसको हम बोलते हैं, वे क्या है? स्केल्स।
यानी कि त्वचा के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उसे समय समय पर रेप्टिलियन जीव अपने शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। तो इनके भी त्वचा स्केल से ढके रहते हैं। अगली बात करिएगा तो ये जीव जो है, इनका जो हृदय है 3 कक्ष है, यानी बिल्कुल एम्फीबिया के समान, यानी 2 आलिंद 1 निलय। रेप्टिलिया का भी हृदय कितने कक्ष का, एम्फीबिया का हृदय कितने कक्ष का, मछलियों का हृदय कितने कक्ष का, 2 कक्ष का। लेकिन रेप्टिलिया में एक अपवाद है, कौन, मगरमच्छ। एकमात्र अपवाद है। रेप्टिलियन जीव में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, अपवाद सिर्फ एक है, और वो अपवाद है मगरमच्छ। वो अपवाद क्या है दोस्तों, मगरमच्छ, जिसमें जो रेप्टिलियन होकर भी उसमें 3 कक्षीय नहीं, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। और सॉरी, हाँ, 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, अर्थात अपवाद है। अब बाकी रेप्टिलिया के जीव में निषेचन जो होता है शरीर के भीतर होता है। निषेचन क्या होता है, शरीर के भीतर होता है, यानी कि अंदर में होता, आंतरिक निषेचन होता है। और दोस्तों कि रेप्टिलिया वाला जितना भी जीव है, रेप्टिलिया वाला जितना भी जीव है, रेप्टिलिया वाला जितना भी जीव है दोस्तों, रेप्टिलिया वाला जितना भी जीव है, यह जीव जल में रहे या स्थल पर रहे, यह जीव जलीय हो या स्थलीय हो, यह जीव जलीय हो या स्थलीय हो, अंडे सभी स्थल पर देते हैं। रेप्टिलिया अंडे स्थल पर देते हैं। रेप्टिलिया अंडे स्थल पर देते हैं। रेप्टिलिया अंडे कौन देते हैं दोस्तों, स्थल पर देते हैं। रेप्टिलिया अंडे कौन देते हैं, मगरमच्छ जलीय जीव है ना, मगरमच्छ जलीय जीव है ना, लेकिन वे भी अंडे कौन देगा। तो रेप्टिलिया का जो जीव स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित है कोई दिक्कत नहीं है, जल में रहने के लिए अनुकूलित है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडा दोनों कहां देगा, स्थल पर देगा। निषेचन कहां होगा, शरीर के भीतर। उसके बाद जिस तरह मछली आपका कोल्ड ब्लडेड था, अनियत तापी था, एम्फीबिया अनियत तापी था, ये भी दोनों क्या होते हैं, अनियत तापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये भी क्या होते हैं दोस्तों, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी सारा मछली कोल्ड ब्लडेड, सारा मछली कोल्ड ब्लडेड, सारा एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड, सारा रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड। कोई लार्वा अवस्था इसमें पाई, सिर्फ एक ही क्लास है एम्फीबिया जिसमें लार्वा वाला स्टेज पाया जाता है। कोड डेटा वाला हम बात कर रहे हैं, उससे पहले आप ऑर्थोपोडा में भी देखे लार्वा था। लेकिन मछली, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पक्षी, मेमेलिया, इन सभी जीवों में लार्वा वाला स्टेज केवल किसमें है, केवल किसमें है, एम्फीबिया में। तो रेप्टिलिया समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। रेप्टिलिया में कैसे जीवों को रखा गया है, रेंगने वाले जीवों को रखा गया है, जिनमें अधिकांश स्थलीय है, कुछ लेकिन स्थलीय या जलीय हो। सांस लेने के लिए क्या, फेफड़ा रहते हैं, सांस लेने के लिए क्या रहते हैं। इस रेप्टिलिया का शरीर का त्वचा भी मछलियों की तरह स्केल से क्या होते हैं। रेप्टिलिया का हृदय कितने कक्ष का, 3 कक्ष का है। रेप्टिलिया में निषेचन शरीर के, मछलियों में भी निषेचन शरीर के अंदर होता है। एम्फीबिया में निषेचन शरीर के, और एम्फीबिया में निषेचन शरीर के बाहर जल में होता था। कहां होता था। और याद रखना कि रेप्टिलिया जो है ये अनियत तापी जीव है, कोल्ड ब्लडेड जीव है, लेकिन रेप्टिलिया चाहे जलीय हो या फिर स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित हो, सभी रेप्टिलियन अपने अंडे कहां देते हैं। क्लियर है। आज रेप्टिलिया हो गया क्लियर, मछली हो गया क्लियर, एम्फीबिया हो गया क्लियर। ध्यान दीजिए एक बार, मछली का त्वचा रूखा सूखा सल्कों से ढका, एम्फीबिया का त्वचा तैलीय होते हैं, रेप्टिलिया का त्वचा भी रूखा, रेप्टिलिया भी अनियत तापी, एम्फीबिया भी अनियत तापी, मछली भी, अर्थात इसको ठंडी गर्मी का ज्यादा असर होगा नहीं।
उसके बाद मछली लेते हैं गिल्स से श्वसन, एम्फीबिया लेते हैं गिल्स, फेफड़ा और त्वचा से श्वसन, रेप्टिलिया केवल फेफड़ा से श्वसन। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद मछली में निषेचन आंतरिक होता है, एम्फीबिया में निषेचन बाह्य होता है, लेकिन रेप्टिलिया में भी निषेचन। मछली अपने अंडे केवल जल में दे सकते हैं, एम्फीबिया भी अपने केवल अंडे जल में दे सकते हैं, रेप्टिलिया अपना अंडा स्थल पर ही देता है, रेप्टिलिया अपना अंडा स्थल पर ही देता है। क्लियर हो गया दोस्तों। कंपेयर करना सीखिए, हाँ, कि क्या अंतर है मछली और मेढक में, क्या अंतर है मेढक और सांपों में, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं आगे। आ जाइए दोस्त, पक्षी, एबीज वर्ग और हिंदी में पक्षी वर्ग। आइए पक्षी की खास विशेषताओं को देखते हैं। खास विशेषताएं, पक्षी के बारे में इतना तो आपको पता ही होगा, ईश्वर ने इन्हें उड़ने की क्षमता प्रदान की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। मछली, एम्फीबिया और रेप्टिलिया से जैसे हम मछली आदि पक्षियों में आते हैं, एक खास विशेषता कि ये उड़ सकते। हालांकि अपवाद कुछ है, जैसे चमगादड़ उड़ते हैं, वे पक्षी नहीं है। एक मछली भी है जो उड़ता है, जिसका नाम है फ्लाइंग फिश। क्या नाम है? फ्लाइंग फिश। वो भी उड़ते हैं, लेकिन पक्षी वर्ग की ही ये सबसे मुख्य विशेषता है कि वे उड़ सकते। वे क्या हो सकते हैं? उड़ सकते हैं। उनमें उड़ने की वे सारी अनुकूलता मौजूद है। और आप जानते हैं कि अगर कोई चीज उड़ने के लिए अनुकूलित है, उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनका शरीर हल्का होता है, या उसका शरीर इस तरह से डिजाइन होता है, इस तरह से डिजाइन होता है कि उनका शरीर हल्का से हल्का हो। तो पक्षी वर्ग में पक्षी को रखा गया है जिसमें उड़ने का विशेष गुण मौजूद है। और पक्षी उड़ते हैं हवा में, तो उड़ने के लिए उसमें कैसा अनुकूलन पाया जाता है, उड़ने के लिए उसमें कैसा अनुकूलन पाया जाता है। इससे पहले हम पढ़े थे कि मछली जल में रहती है, तो उसमें जल में रहने के लिए सारे अनुकूलन मौजूद है, सारे अनुकूलन है। कैसे? तो मछली का शरीर धारा रेखीय था, उसमें तैरने के लिए पख था, तैरने के लिए मांसल पूंछ था, उसमें श्वसन के लिए गिल्स मौजूद था, और यही सब मछलियों को तैरने के लिए उपयुक्त बनाते थे, जलीय वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त बनाते थे। तो पक्षी वर्ग के जीव है जिनमें उड़ने का खास लक्षण मौजूद है। तो ये लक्षण, ये अनुकूलन किस प्रकार से है पक्षियों में, ये पहले समझने की बात कीजिए। अब इस बात को समझिए कि पक्षी जो उड़ पाते हैं, तो इसमें ऐसी कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं मौजूद है जो इसको उड़ने में सहायक होता है। ऐसी कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं मौजूद है जो उड़ने में क्या होता है? सहायक होता है। और सबसे पहली विशेषता कि इनके जो अग्रपाद होते हैं, वे अग्रपाद यानी कि फोर लिम्ब, वे क्या बन जाते हैं? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद, जैसे कि हम लोगों का हाथ जो है ये अग्रपाद है, हम लोगों का हाथ क्या है? अग्रपाद है। पैर जो है पक्षपाद है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब। तो इससे पहले आप क्या देखे थे? इससे पहले आप मेढक का फोर लिम्ब हिंड लिम्ब था? नहीं था, नहीं था, सिर्फ हिंड लिम्ब था। अब बहुत टोन देख कर आंसर मारता है, देख लेता है ना, टोन कैसा है, यस कहने वाला कि नो कहने वाला ना उसी अनुसार आंसर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों।
पंखों अरे मछली में तो पैर नाम की कोई चीज नहीं था, और एम्फीबिया में केवल पक्षपाद था जिसका काम वे उछलने के लिए करते थे। रेप्टिलिया में तो प्राय रेंग कर चलने वाले जीव है, कुछ टांगों वाले जीव है, अग्रपादहीन मतलब अग्रपाद पक्षपाद वाली जीव है। लेकिन पक्षी की जो सबसे बड़ी विशेषता जो इसे उड़ने के अनुकूलित करती है वो कि इसका अग्रपाद किसमें बना रहता है, पंखों में रूपांतरित रहता है। और यह इसमें पाया जाने वाला एक अस्थाई अनुकूलन है। अनुकूलन क्या है इसको तो हम आगे पर्यावरण वाला चैप्टर है उसी में डिटेल से पढ़ा पाएंगे। यह एक प्रकार का अनुकूलन है पक्षियों का कि उसके अग्रपाद किसमें बदल गए, पंखों में बदल गए, और पंख की उपस्थिति ही उसे उड़ने के योग्य बनाता है। पंख की उपस्थिति उसे उड़ने के योग्य बनाता है। उड़ने का योग दूसरा कि शरीर परों से, शरीर पर, और पर को क्या कहते हैं, फीदर से ढका रहता है। फीदर क्या रहता है, परों के फीदर से ढके रहने के कारण कि शरीर का घनत्व तो कम हो जाता है। घनत्व तो कम हो जाने का मतलब भारीपन कम हो जाता है। अब भारीपन कम होने का मतलब हल्का होना। तो उड़ने के लिए पक्षियों में दूसरा अनुकूलन यह है कि इनका शरीर परों से ढका होता है। पर समझते हैं ना, फीदर्स कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, और शरीर परों से ढके रहने के कारण शरीर का डेंसिटी घट जाता है। और शरीर का डेंसिटी घटना मतलब शरीर का हल्का होना। उड़ने के लिए तीसरा अनुकूलन जानते हैं इसमें क्या होता है कि इनके जबड़े में दांत नहीं पाए जाते। जबड़े में दांत नहीं पाए जाते, किसी भी पक्षी में दांत नहीं पाए जाते। ये बात आप जानते थे कि नहीं ज्यादा जानते होंगे। हाँ जी, चोंच पाए जाते हैं, दांत नहीं पाए जाते। अब कहिए दांत क्यों नहीं, ये भी एक तरह से अनुकूलन है। दांत रहता तो भारी हो जाता, सिर उसका भारी नहीं हो जाता। तो इसमें दांत पाए ही नहीं जाते हैं। मछलियों के जबड़े में दांत नहीं होता है, मछलियों के जबड़े में दांत नहीं होता है। सारा काम अपने चोंच के द्वारा ही संपन्न कर लेते हैं। और मछली बोल दिया है, पक्षी बोल रहे हैं, ठीक है। पक्षी के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। सारा काम ये अपने चोंचों के माध्यम से संपन्न कर लेते हैं। अगली विशेषता यानी कई तरह से ईश्वर ने इन्हें उड़ने के लिए अनुकूलित किया। दोस्तों तीन तो कारण देखें, इनके हड्डी जो होते हैं अस्पंजी होते हैं। पक्षी की हड्डी क्या होते हैं, अस्पंजी होते हैं। मतलब कि हड्डियों के बीच बीच में वायु कोश भरा रहता है। हड्डियों के बीच में क्या भरा रहता है, वायु कोश, जिससे हड्डी जो है अस्पंजी हो जाता है। अस्पंजी को हिंदी में वातिल कहते, वातिल मतलब ऐसे हड्डी जिनके बीच बीच में एयर सैक वायु कोश भरा जा रहा है। वायु कोश मतलब हवा का छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं, वे भरे जाने के कारण हड्डी काफी हल्के हो जाते हैं। हल्के हो जाते मतलब अस्पंजी हो जाते हैं। और हड्डी अस्पंजी हो जाने का हड्डी भी इसका अन्य 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 जो जीव पढ़ेंगे अगले क्लास में हम, या पिछले जो आप पढ़े थे उनके तुलना में पक्षी का हड्डी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है। उड़ने के लिए पहला पांचवा अनुकूलन किस तरह से इसमें पैदा होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जो भी एक लिंगी जीव है ना, ध्यान दीजिएगा, जो भी एक लिंगी जीव है उसमें फीमेल बॉडी में अंडा से 2 पाए जाते। लेकिन पक्षी में अगर ध्यान दीजिएगा, पक्षी के शरीर में केवल एक अंडा से पाए जाते हैं, केवल। और ऐसा एग्जाम्पल, अंडा से मतलब ओवरी, अंडा से मतलब ओवरी, अंडा से मतलब ओवरी। तो शरीर में केवल एक अंडा से पाए जाते, केवल एक ओवरी पाए जाते। और ऐसा एकमात्र वर्ग है एबीज पक्षी।
और जिन जानवरों में मेल फीमेल अलग होता है, फीमेल बॉडी में अंडा से है तो कितना है, 2 है, लेकिन इसमें क्या है, क्यों है, शरीर हल्का रहेगा, शरीर। और यही विशेषता ने दोस्तों, आप हैरान हो जाइएगा कि जिन अधिक लगभग सभी जीवों में मलाशय यानी कि रेक्टम और मूत्राशय यानी कि जहां मूत्र जमा होगा, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में, मलाशय और मूत्राशय जिन जिन जीवों में है अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन अगर पक्षी की बात करिएगा, मलाशय और मूत्राशय के लिए, मलाशय और मूत्राशय के लिए केवल कितने अंग, केवल एक अंग, एक अंग, अर्थात जो मूत्राशय है वही क्या है और जो मलाशय है वही क्या है, यानी कि पक्षियों में दोनों के लिए केवल एक थैली है, उसी थैली में मूत्र भी जमा होता है पक्षियों का और उसी थैली में मल भी जमा होता है पक्षियों का। ऐसा एग्जाम्पल कोई नहीं है। अब इसका भी क्यों ऐसा होता है, इससे शरीर क्या रहेगा, यानी कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतु में उड़ने का विशेष लक्षण मौजूद है और पक्षी उड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। ये अनुकूलन उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। पक्षी उड़ने के लिए अपने शरीर को हल्का बनाए रखना अति आवश्यक है और पक्षी को ईश्वर ने हर वो गुण से भरपूर कर दिया है जो उनके शरीर को हल्का से हल्का बना सके और वे आसानी से उड़ सके। और शरीर किस प्रकार उड़ने के लिए अनुकूलित है, हमको नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगा। अग्रपाद पंख में बदल जाता है, शरीर पर से ढक जाने के कारण उसका घनत्व तो कम हो जाता है, जबड़े में दांत नहीं होती है, हड्डी में एयर सैक भरे होते हैं जिसके कारण वो स्पंजी और हल्के हो जाते हैं, शरीर में एक अंडाशय, 2 अंडाशय की जगह केवल 1 होते हैं, मलाशय और मूत्राशय के लिए केवल 1 अंग होते हैं। अब बाकी मेल और फीमेल अलग होते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्षी समझ गए ना दोस्तों। यही 6 पॉइंट समझना है पक्षियों का। अब बाकी तो क्वेश्चन पर हम लोग, कितना क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 170 क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, अब अंतिम पायदान पर हम पहुंच गए हैं और आइए अब मुलाकात करवाते हैं आपको मेमेलिया से। पक्षी के बारे में विशेषता, कौन पक्षी बड़ा है, कौन पक्षी छोटा है, कौन पक्षी पक्षी ने है, सारा कुछ याद कर लेना है। विशेषता दिया होगा ना, अब वो चीज जरूरी है याद करना दोस्तों, जरूरी है, ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। आइए अब कहां पर आ गए हैं, मेमेलिया पर आ गए। मेमेलिया, अब ध्यान दीजिए कि मेमेलिया किसे कहेंगे, तो मेमेलिया होने के लिए कुछ गुणों का होना अनिवार्य, कुछ गुण का होना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। आगे हम बैठकर बात कर रही है, हाँ, हल्ला मत कर, इतना हल्ला करते हैं ना, क्लास डिस्टर्ब करा दीजिएगा आप लोग। हमारे क्लास में आइए ना, एकदम पूरा सारा बेचैनी को बाहर निकाल दीजिए, हल्ला मत करिए। हल्ला सबसे ज्यादा नफरत है हमको हल्ला से। और कहिएगा नफरत क्यों हल्ला से, जानते हैं, हल्ला करिएगा सारा टेंशन बाहर, तब आपको क्लासरूम वाला टेंशन ही नहीं फील होगा। क्लासरूम में हो और क्लासरूम वाला टेंशन आपको फील ना हो, टेंशन मतलब ये कि हमको समझना है, ये टेंशन। आप हंसिएगा, हल्ला करिएगा, क्लासरूम वाला जो नेसेसरी टेंशन आपके दिमाग पर है कि हमें समझना है हम जो बता रहे हैं, वे टेंशन गायब, वे टेंशन क्या हो जाएगा, गायब, माइंड फ्री हो जाएगा आपका और आपको अच्छा महसूस होगा और तब तक 2-4 पॉइंट निकल जाएगा और वहीं परीक्षा में आ जाएगा। क्या करिएगा दोस्तों, नौकरी लेना है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्लासरूम में ही नहीं, घर पर भी, घर पर नहीं सड़क पर भी, ठीक है, हाँ सड़क पर भी चौकन्ना रहिए।
सड़क पर भी चौकन्ना होकर चलिएगा, 2-4 जानकारी आपको मिल जाएगा। कैसे कैसे बहुत को देखिए, सालों भर जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला में दूध कहां मिलेगा उसको पता नहीं है, तो यह जानकारी मिलेगा कहां क्या चीज मिल रहा है। कभी आपको किसी चीज की जरूरत होगी, आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये भी कम है। अब कोई चीज आप खोजने लेकिन नहीं मिला, बारमो रोड में नहीं मिला, साहो रोड में नहीं मिला, कोनो रोड में नहीं मिला। अब क्या होगा, आपका पढ़ाई गड़बड़ है, आप खोजते रहिए ना। तो दोस्तों हम कह रहे हैं चौकन्ना रहने के लिए। प्रश्न ये नहीं कि हमें सड़क पर चौकन्ना क्यों रहनी चाहिए, वो आपको बता दीजिए। इसलिए चौकन्ना, हमेशा चौकन्ना इसलिए रहनी चाहिए ताकि आपका दिमाग इस बात का बोझ हमेशा अपने ऊपर रखे कि हमें समझना है, अच्छे से समझना है और नौकरी करना है। अब बहुत हवा पानी देता है, टेंशन लेने का नहीं देने का है, तोड़ा के जो अरस्तु का कथन, अरस्तु के बारे में आप जानते होंगे। अरस्तु का एक कथन है कि टेंशन मुक्त जिंदगी अगर किसी का है तो निश्चित ही वो ईश्वर है और नहीं तो पशु है। इंसान का जिंदगी टेंशन मुक्त हो जाएगा, इंसान नहीं रह पाएगा। तो इंसान क्या हो जाएगा, ये परिभाषा हम तो नहीं जानते हैं कि क्या हो जाएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि इंसान नहीं रह पाएगा। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे, वे कहा कर गए थे, और बात भी सही है। तो इसीलिए चौकन्ना रहिए दोस्तों। आइए मेमेलिया पर सबसे पहले किसे कहेंगे मेमेलिया, तो कुछ लक्षण है जिसके आधार पर तय होता है कि मेमेलिया क्या होगा। सबसे पहले जिस जंतु के त्वचा पर बाल हो 100% वह होगा क्या, मेमेलिया के अतिरिक्त किसी अन्य जीवों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यह पहली विशेषता है। दूसरी, मेमेलिया में होते हैं क्या, बाह्य कर्ण। क्या होते हैं, बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर। यानी कि अगर किसी जीव के शरीर में बाहर में कान है तो 100% वो क्या होगा। मेमेलिया के अतिरिक्त किसी अन्य जीवों के शरीर में कान नहीं होते हैं बाहर में, कान ईयर और एक्सटर्नल ईयर। हम एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं। कान 3 प्रकार, कान के 3 भाग होते हैं, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल। ये जो ईयर है हमारा एक्सटर्नल ईयर है। तो एक्सटर्नल ईयर कई मछली में आपको मिला, एम्फीबिया मिला, रेप्टिलिया मिला, पक्षी मिला, किसी में होते ही नहीं तो मिलेगा कहां से। केवल किस में होते हैं, मेमेलिया में होते हैं। केवल किस में होते हैं, मेमेलिया में होता है। तो बाह्य कर्ण की उपस्थिति मेमेलिया का तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है दोस्तों कि फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, जिस ग्लैंड से शिशुओं को पोषण प्राप्त होता है। जो मेमेलिया है तो उस मेमेलिया के फीमेल बॉडी में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, अगर मेमोरी ग्लैंड उपस्थित है तो 100% वो क्या है, मेमेलिया है। मेमेलिया के अतिरिक्त मेमोरी ग्लैंड किसी और के और में नहीं होते हैं दोस्तों। अगली विशेषता कि इस मेमेलिया में डायफ्राम, क्या, डायफ्राम नामक मांसल भाग पाया जाता है। डायफ्राम नामक मांसल भाग पाया जाता है जो हमारे शरीर को या स्तनधारी के शरीर को 2 भागों में बांटती है। जैसे हमारे शरीर में भी यहां पर एक डायफ्राम है, डायफ्राम, और डायफ्राम जो है हमारे छाती और हमारे पेट को अलग करता है, यानी निचला धड़ और सिर को अलग करता है डायफ्राम। तो डायफ्राम हड्डी नहीं है, डायफ्राम एक मांसल भाग। अगर किसी जीव में डायफ्राम है तो निश्चित ही वो क्या है, मेमेलिया है। निश्चित वो क्या है, मेमेलिया है। और उसके बाद 5वां सीधा लक्षण, सीधे बच्चे पैदा करते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं। यानी अंडा
नहीं देते हैं। अभी तक आप मछली की बात करिए, एम्फीबिया की बात करिए, रेप्टिलिया की बात करिए, पक्षी की बात करिए, सारे के सारे अंडे दे रहे थे। और एम्फीबिया में तो हद हो गया था, अंडे के बाद भी एक और स्टेज था, लार्वा। लेकिन मैमेलिया जो है वे सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे का गर्भ में पोषण अगर हो सकता तो वह केवल किसमें हो सकता है? मैमेलिया को हो सकता है। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ मैमेलिया हैं जो कि अंडे दे रहे हैं और परिपक्व बच्चे को जन्म दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश मैमेलिया जो है वे सीधे बच्चे देते हैं। हाँ हाँ, डॉल्फिन, डॉल्फिन स्तनधारी है। डॉल्फिन क्या है? क्योंकि वो अंडे नहीं देते, वो सीधे बच्चे देते हैं। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि वो अंडे नहीं देते, सीधे। अब डॉल्फिन सांस कैसे लेते हैं? डॉल्फिन में सांस लेने के लिए फेफड़ा होता है। डॉल्फिन में सांस लेने के लिए फेफड़ा, इसीलिए देखते वो समय समय पर पानी के ऊपर आता है। डॉल्फिन समय समय पर पानी के ऊपर क्यों आता है? सांस लेने के लिए। लंबा सांस खींचता है और फिर अंदर चला जाता है। क्या? अब कुछ लक्षण कुछ में नहीं पाया जाता। अब कहिएगा कुछ ऐसे भी स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, कुछ स्तनधारी क्या है? अपवाद मानकर चलेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि स्तनधारी में ये सारी विशेषताएं होगा तब स्तनधारी होगा। गांधी जी का एक बात कि अभी हम कितने विशेषताओं को लिखे? 5 विशेषताओं को लिखे। जरूरी नहीं है कि ये 5 विशेषता मौजूद होनी चाहिए। कोई एक विशेषता है, अगर त्वचा पर बाल है तो भी वह मैमेलिया है, या उसकी बाह्यकर्ण की उपस्थिति है तो भी वह मैमेलिया है। अगर फीमेल बॉडी में मेमरी ग्लैंड है तो भी वह मैमेलिया है। अगर डायफ्राम है तो भी वह मैमेलिया है। बच्चे पैदा कर रहा है तो भी वह मैमेलिया है। जरूरी नहीं कि 5 गुण एक मैमेलिया में होनी चाहिए। कोई एक गुण पर खरा उतरेगा वे मैमेलिया होगा। और डॉल्फिन और व्हेल मछली मैमेलिया है, वे फेफड़े से सांस लेते हैं। और डॉल्फिन और व्हेल को हम मैमेलिया इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि वे सीधे बच्चे को जन्म देती है, वे अंडे को जन्म नहीं देता है। अगर वो मछली रहता तो डॉल्फिन अंडे पैदा करता, बच्चे। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाकी बात करते हैं दोस्तों। आप क्या देखे थे कि रेप्टिलिया, मछली और एम्फीबिया ये तीनों ही अनियततापी थे। लेकिन अगर बात करें पक्षी का, अगर बात करें मैमेलिया का, ये नियततापी होता है। ये क्या होता है दोस्तों? नियततापी होते हैं। नियततापी का मतलब दोस्तों वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड नियततापी, यानी कि इनके शरीर का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है। इनके शरीर का टेम्परेचर क्या रहता है? तो आप क्या देखें कि वर्टिब्रेट सबफाइलम में 2 वर्ग ऐसे हैं, 2 क्लास ऐसे हैं जो क्या हैं? वार्म ब्लडेड है, नियततापी, और 3 वर्ग ऐसे हैं जो अनियततापी है, कोल्ड ब्लडेड। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि स्तनधारियों में कुछ स्तनधारी ऐसे रह गए हैं जो अभी भी अंडे पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनमें और लक्षण है, जैसे उनके कान है, उनके त्वचा पर बाल है, इसलिए वो स्तनधारी है। तो स्तनधारी अधिकांशतः सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ स्तनधारी ऐसे हैं दोस्तों जो अंडे देते हैं और अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। इस तरह स्तनधारी को पुनः 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और प्रोटोथेरिया वाला मैमेलिया अंडा देता है, यूथेरिया वाला बच्चा देता है, मेटाथेरिया वाला अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। तो क्लियर दोस्तों? मछली, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नों पर जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों कितना प्रश्न है? 170। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले दोस्तों, ललन कुमार शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी का होता है?
शुतुरमुर्ग का अंडा तो कितना केजी का होता है हमें भी पता अभी नहीं है दोस्तों। पक्षी की हड्डी खोखली होती नहीं, उसमें वायुकोष भरे रहते हैं। और कुछ हड्डी में दोस्तों अस्थिमज्जा भी पाए जाते हैं जिसमें ब्लड का निर्माण होता है, खोखली नहीं होती है। राहुल कुमार, ललन कुमार, शक्ति कुमार, पूजा यादव। सबसे जहरीला मछली, सबसे जहरीला मछली, एक क्वेश्चन है। सबसे जहरीला मछली, सबसे जहरीला मछली स्टोन फिश होता है। हाँ, इतना जहरीला कि ठोकर मार दे आदमी मर जाए, स्टोन फिश। हाँ, इंग्लिश में उसे हिंदी में पाषाण मछली कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए, निभा तिवारी, प्रभिता कुमारी। ओके दोस्तों, आशा करते बायोलॉजी मस्ती से चल रहा होगा। एक क्वेश्चन, हाइड्रोफिश विषैला होता है या नहीं? हाइड्रोफिश नहीं, हाइड्रोफिश विषैला नहीं होता है, जल में रहने वाले फिश। हाइड्रोफिश हम इस्तेमाल करते हैं रेप्टिलिया के लिए दोस्तों, विषैला नहीं होता है। सुमन कुमार। पक्षी कैसे उड़ता है? पक्षी कैसे पंखों के माध्यम से उड़ता है? देखिए राहुल कुमार, नोट्स में प्रमुख तथ्य के सामने हम सारे बातों का जिक्र कर दिए। तो कौन सा स्नेक घोंसला बनाकर रहता है? एकमात्र सांप है किंग कोबरा। और किंग कोबरा भी वे घोंसला बनाकर रहता नहीं है, बल्कि वे घोंसला अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए बनाता है। ज्योति कुमारी सिन्हा, सफी अहमद। ओके दोस्तों, एकदम आराम से जाइए।